हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप ठाकुर आज आप लोग को बताने जा रहे हैं कि संस्कृत में अनुवाद बनाने से पहले किन किन बातों को जानना आवश्यक होता है। तो आप हमारे साथ बने रहें और अंत तक देखें। अगर जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप नीचे कमेंट बताएं कि ये समस्या आपकी क्या है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करें ताकि इस वीडियो के माध्यम से नेक्स्ट वीडियो अपलोड करके आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए संस्कृत में अनुवाद करने से पहले इन बातों को जानना जरूरी है। पहला होता है पुरुष, दूसरा होता है लिंग, और तीसरा होता है वचन, और चौथा होता है कर्ता। ठीक है, और पांचवा होता है धातु, रूप या क्रिया, और छठा होता है आपको कर्म। तो इन बातों को अगर आपको पता नहीं है तो आप अनुवाद नहीं बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स अंत तक देखें। आप अगर वीडियो में कोई त्रुटि भी हो, अगर आपको दिक्कत भी हो तो आप नीचे कमेंट करके बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हम पहला लिखते हैं पुरुष। आपको कहेंगे पुरुष कितने होते हैं, तो पुरुष आपको 3 होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो फ्रेंड्स अब प्रथम पुरुष में क्या होता है आप ये जाने। प्रथम पुरुष का मतलब होता है कि एक ही व्यक्ति या वस्तुओं का बोध हो, उसे प्रथम पुरुष में रखा जाता है। ठीक है, और मध्यम पुरुष कहने का मतलब होता है इसमें 2 व्यक्तियों का बोध हो। मध्यम पुरुष अर्थात 2 व्यक्तियों का बोध हो, उसे हम मध्यम पुरुष में रखा जाते हैं। अब उत्तम पुरुष की बात करेंगे तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का बोध हो तो उसे हम उत्तम पुरुष में रखते हैं। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे एक पुरुष या का बोध हो रहा है या व्यक्तियों का बोध हो रहा है, और यहाँ पे एक से अधिक यानी कि 2 व्यक्तियों का बोध हो रहा है, और यहाँ पे उत्तम पुरुष कहने का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का बोध हो रहा है, यानी कि बहुत सारे व्यक्तियों का बोध होगा तो हम उत्तम पुरुष में रख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, लिंग। लिंग को हम कितने भाग में बांटते हैं, तो लिंग को भी हम 3 भाग में बांटते हैं। एक होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग, और तीसरा होता है नपुंसकलिंग। तो चलिए हम लिखते हैं पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग, और तीसरा होता है नपुंसकलिंग। तो फ्रेंड्स अब पुल्लिंग की बात करेंगे तो जिसमें पुरुष जातियों का बोध हो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। और दूसरा स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग कहने का मतलब होता है जिसमें स्त्रियों जातियों का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। और नपुंसकलिंग जिसमें न पुरुष का बोध हो न स्त्री जाति का बोध हो उसे हम नपुंसकलिंग कहते हैं। जैसे मान लिया जाए किसी भी निर्जीव वस्तुओं को हम नपुंसकलिंग में रखते हैं। चलिए इसे समझते हैं। पुल्लिंग कहने का मतलब होता है पुरुष जाति का बोध होना, जैसे नरः, रामः, इस प्रकार से होता है। स्त्रीलिंग कहने का मतलब होता है जिसमें महिलाओं के बारे में बोध हो, महिला या स्त्री। जैसे हम यहां पर लिखेंगे सीता, गीता, रानी, मोनी, मीनाक्षी, किसी का भी नाम यहाँ पे हम रख सकते हैं स्त्रीलिंग में। और नपुंसकलिंग कहने का मतलब होता है किसी भी निर्जीव वस्तुओं का बोध होने की चर्चा करेंगे। जैसे मान लिया जाए टेबुल, बेंच, पत्थर,
ये सब क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं, यानी कि ये हम नपुंसक लिंग में इसको रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे टेबल, बेंच, पत्थर, किताब, इस प्रकार से बहुत सारे हो सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये बिल्कुल समझ में आता होगा, तो आप इसको शेयर करें ताकि इस वीडियो के माध्यम से हर वो स्टूडेंट अनुवाद बनाना सीख सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो है वो हमारे सामने में वचन है। आखिर वचन क्या होते हैं? तो फ्रेंड्स, वचन कितने होते हैं तो आपको मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं मालूम है तो देखिए, वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन कहने का मतलब होता है एक जाति या व्यक्तियों का बोध हो, और द्विवचन कहने का मतलब है 2 व्यक्तियों का बोध होना चाहिए, और बहुवचन कहने का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का बोध हो, अर्थात 2 व्यक्ति यानी कि अनेक बहुत सारे व्यक्तियों का बोध हो, उसे कहेंगे बहुवचन। तो चलिए लिखते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन।